हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हमारा जे मेंस का 3 सितंबर का शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है और मेरे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ ही क्वेश्चंस हमें पता चले, इसीलिए जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस पता चलेंगे हम लोग उसे सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 3 सितंबर को शिफ्ट 1 में हमारे पास आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इज if first term of an AP is 3, मतलब A is equal to 3 and sum of first 25 term means S25 is equal to sum of next 15 terms, it means कि S26 to what 40 ये हमें दिया है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा A पता है, हम A25 निकालेंगे, मतलब 25th टर्म हमारा क्या होगा, दैट इज 3 + 24D। अच्छा, फिर मैं A26 निकालूंगा, वो क्या होगा 3 + 25D। और फिर मैं A40 निकालूंगा, वो क्या होगा 3 + 39D। ये चारों क्यों निकाला वो अभी इधर पता चलेगा। अब S25 का मतलब है 1 से लेकर के 25 टर्म्स तक का सम, तो S25 में टोटल मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, Sn = n/2 A + L, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 से 25 में टोटल टर्म्स कितने हैं 25/2, फर्स्ट टर्म दैट इज A, दैट इज 3 प्लस इसके लिए लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 25th टर्म विल बी द लास्ट टर्म, तो वी कैन राइट 3 + 24D। ओके, नाउ 26 से 40 में टोटल कितने टर्म्स हैं 15 टर्म्स है, तो n/2 दैट इज 15/2। और फिर यहाँ से a का वैल्यू मतलब 26th टर्म का कितना हो जाएगा 3 + 25D। और यहाँ से 40th टर्म कितना हो जाएगा 3 + 39D। ये हमने सॉल्व किया। अब देखो यहाँ से फटाफट से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 2 से 2 कैट गेट 25, यहाँ पर ये कट जाएगा 5 से 5 बार में और ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा 5 × 6 + 24D। और यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 6 + 64D। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 30 + 120D इज इक्वल टू 18 + 192D। एक तरफ ला करके अगर मैं सॉल्व करूं तो 120D - 192D इज इक्वल टू 18 - 30। ओके, ये हमारा आ जाएगा। फर्दर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा आएगा दैट इज -72D इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो D का वैल्यू कितना हो गया 12/72। इट मीन्स कि हमारा ये D का वैल्यू हो गया 1/6। तो अगर ऑप्शन में D का वैल्यू 1/6 होगा तो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, सो बेसिकली हमें इस पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि सिंपल सा चीज है, 25 टर्म्स तक का सम दिया हुआ था और फिर उसको इक्वल बताया था आगे के 15 टर्म्स के, तो मैंने S = A + n/2 × A + L वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व आउट कर दिया एंड द आंसर इज 1/6। ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये 3 सितंबर शिफ्ट 1 में जेईई मेंस में आया था। हमें एक इलिप्स दिया हुआ है जहां पर A > B है, तो ऑब्वियसली ये इलिप्स कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, और ये पास कर रहा है 2,3 से। ठीक है, और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है 1/2, तो हमें नॉर्मल निकालना है 2,3 पर नॉर्मल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है एंड पासिंग थ्रू 2,3, तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 4/a² प्लस 9/b² इक्वल्स टू 1। और इसेंट्रिसिटी का इक्वेशन क्या होता है b² इज इक्वल्स टू a² 1 - e²। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो b² इज इक्वल्स टू a² 1 - 1/4, तो वी विल गेट b² इक्वल्स टू a² इंटू 3/4। ये मैंने यहाँ पर लाके इसे रोक दिया। ठीक है, जरा इस वाले पहले वाले इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ b² का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो 4/a², सॉरी a² का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो 4/a² इक्वल्स टू 1 - 9/b²। तो 4/a², यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा b² - 9/b²। रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड, हम लोग यहाँ पर दोनों साइड रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो a² / 4 इज इक्वल्स टू b² /
बी स्क्वायर माई 9, तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, दैट विल बी 4b² बाई बी स्क्वायर माइनस 9। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस ए स्क्वायर को यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इट विल बिकम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का वैल्यू रख दो, बी स्क्वायर 4b² बाई बी स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3/4। अब देखो ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12। अब अगर हमें यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 12 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 3/4। 3 से 4 बार में कट जाएगा तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरा 16। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए। तो हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आ गया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 12 विच इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा इलिप्स आ गया। ठीक है, अब हमें किस पॉइंट पर नॉर्मल पूछा गया, एक बार चेक कर लेते। नॉर्मल पूछा है 2,3 पर। ठीक है, तो नॉर्मल ही पूछा है, बट वी विल फाइंड आउट कि मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स या स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x बाई 16 प्लस 2y y डैश बाई 12 इज इक्वल टू 0। फर्दर अगर हम इसे करें तो ये हो जाएगा x बाई 8 प्लस ये हो जाएगा y डैश बाई 6 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, y डैश बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 8। तो यहाँ से y डैश मैंने क्या निकाल लिया, माइनस 6x बाई 8y। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा ये, तो माइनस 2x बाई 3x माइनस 3x बाई 4y। ओके, अब हमें y डैश कहाँ पर निकालना था, हमें y डैश निकालना है 2,3 पर। ठीक है, तो 2,3 पर अगर मैं रखूँ तो माइनस 3 इंटू 2 बाई 4 इंटू 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब मेरा माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा कितना आ गया, माइनस 1 बाई 2 आ गया। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से लिख पाएंगे। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, दैट विल बिकम y माइनस, और पॉइंट एक बार मैं लिख देता हूँ, पॉइंट हमारा क्या है 2,3 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। इसे फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, एक तरफ अगर मैं लाता हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का सॉल्यूशन आ जाएगा। सो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो जेईई मेंस में आया है। बेसिकली यहाँ पर हमें पहले दो इक्वेशंस के हेल्प से हमने इलिप्स को कंप्लीट करा, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला। उसके बाद डिफरेंशिएट करके हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। भले ही हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए था, बट हमेशा हम पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया और पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, सो बेसिकली मुझे लगता है आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 सितंबर को शिफ्ट 1 में आया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स। तो एक बैग है, इसमें 6 रेड बॉल्स है और 10 ग्रीन बॉल्स है। ठीक है, अब इसमें से मैं 3 बॉल निकाल रहा हूँ और 1 बाय 1 रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, मैं वापस बॉल को नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, इफ द थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड, अगर तीसरा बॉल रेड है तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि पहला दो बॉल ग्रीन होगा। तो देखो तीसरा बॉल अगर रेड है तो मैं यहाँ पर एक केसेस बनाता हूँ कि रेड 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 रेड, 4 केसेस हमारे बनेंगे। देखो कैसे, मान लो ये तीसरा बॉल है, ये पहला बॉल, ये दूसरा बॉल, ये तीसरा बॉल। तीसरा बॉल पे रेड आया तो पहले दो बॉल्स पे क्या क्या चीजें हो सकती, या तो दोनों ही ग्रीन आ जाए, या तो दोनों ही रेड आ जाए, या तो पहला ग्रीन दूसरा रेड, या तो दूसरा रेड पहला रेड दूसरा ग्रीन। अब इन सभी के लिए मैं प्रोबेबिलिटीज लिखूंगा। देखो पहले मैं ग्रीन निकाल रहा हूँ तो ग्रीन कितना तरीके से निकले, क्या प्रोबेबिलिटी होगा 10/16। अब इसे मुझे वापस नहीं रखना है तो फिर से अब ग्रीन कितने तरीके से निकलेगा,
दैट इज अब तो एक ग्रीन कम हो गया ना, तो अब कितना हो जाएगा 9/15, और रेड कितने तरीके से निकलेगा, दैट इज 6/14। ये डिनोमिनेटर कम क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं वापस से बॉल को रख नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तीनों अगर मुझे रेड निकालना है तो 6/16 इंटू 5/15 इंटू 4/14 हो जाएगा ये। अच्छा, अगर पहले ग्रीन निकल गया, अगर पहले ग्रीन निकलेगा तो 10/16, फिर रेड निकलेगा तो 6/15, और फिर अगर रेड निकलेगा तो 5/14। और यहाँ से अगर मैं इसका निकालना चाहूँ दैट विल बी, ये हमारा कितना आ जाएगा, पहले रेड अगर निकलेगा तो 10/16, फिर ग्रीन निकलेगा तो 6 बेसिकली ये वाला केस ऊपर हो जाएगा और ये वाला केस नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल सी बात है, या मैं इसको एक बार डिलीट करके फिर से मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रीन निकलेगा, अगर पहले ग्रीन निकलता है तो हमारा केस क्या बनेगा 10/16, ठीक है। फिर रेड निकलेगा तो 6/15, और फिर अगर रेड निकलेगा तो 5/14, ठीक है। ये ऊपर का एरो छोड़ो, यही वाला है, ठीक है। फिर अब हमें रेड निकाला, तो रेड निकलेगा तो 6/16, फिर ग्रीन निकलेगा तो 10/15, फिर से रेड निकलेगा तो 5/14। ये चार केसेस हैं, ठीक है। अब इन चार केसेस के बाद हमें वो केस देखना है जिसमें रेड तो तीसरे में निकला ही है, लेकिन हमें पहले दो में ग्रीन भी निकलना, मतलब ये वाला केस है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा बायस थ्योरम का है। तो देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी वो देखते हैं। देखो बेसिकली बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट हमें डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई ही नहीं करना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब हम लोग पहले इसको देखेंगे, जो मेरा प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब ग्रीन ग्रीन रेड वाला, तो उसका सिर्फ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो। तो अगर तुम उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5/40 आएगा। अब बाकी सभी केसेस में हो सकता है ना रेड, बेसिकली बेयस थ्योरम क्या कहता है कि जो कंडीशंस हमें दिया हुआ है बाय डिवाइडेड बाय कितने कंडीशंस पर वो हो सकता है, ठीक है। तो मेरा ये कंडीशन दिया हुआ था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और टोटल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। पहला है 5/40 प्लस 6×5 = 30, 120 प्लस 300 प्लस 300। ओके, द क्वेश्चन अराइजेज हियर कि सर आप डिनोमिनेटर क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज अगर मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करूंगा तो वो ऊपर के डिनोमिनेटर और नीचे के डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे, तो फिर उतना टाइम वेस्ट करने का क्या लॉजिक होता है, इतना लंबा सा कैलकुलेशन करके तो कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी 540 डिवाइडेड बाई 1260, ठीक है। अब मैं 9 से कट कर दूंगा तो 9 6 जा 54, और 9 9, और ये हो जाएगा 14। तो ये टू बार में अगर मैं देता तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, मतलब 3/7। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी 3/7। तो बेसिकली ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बायस थ्योरम का, जहां पर हमने चार केसेस बना के देखा कि थर्ड को मैंने फिक्स कर दिया रेड 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 से। अब पहला और दूसरा बॉल पे मैंने केसेस चेंज करा, तो ये चार केसेस बनेंगे। अब उसमें से जिस केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो केस ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे रहेगा। ये बायस थ्योरम का कंडीशंस होता है, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमारे पास इतना ही क्वेश्चंस है, और जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस पता चलते जाएंगे मैं आप लोगों को सॉल्व करके देता जाऊंगा, ठीक है। सो हमारे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1+i बाई डिवाइडेड बाई 1 - i का पावर m/2 इज इक्वल्स टू 1+i डिवाइडेड बाई 1 - i का पावर n/3 विच इज इक्वल्स टू 1। सो हमें यहाँ पर m और n का HCF फाइंड आउट करना, तो ओवरऑल हमें m और n की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। सो बेसिकली देखो, हमेशा ये सभी चीज़ों में अगर अपन टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा, हमें पता है इसे कैसे सॉल्व करना। 1+i बाई 1 - i का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे टाइम्स जाएंगे, ठीक है। तो उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम एक चीज़ दिमाग में ही रख लेते हैं ना, एक छोटा सा चीज़, कि 1+i बाई 1 - i कहीं भी अगर हम दिखे तो इसका वैल्यू आयोटा होता है, और अगर 1 - i बाई 1+i हमें कहीं दिखे तो इसका वैल्यू -i होता है। कैसे ये दिमाग में रखेंगे, ऊपर में देखो यहाँ न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस आयोटा, न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस आयोटा, बस बेसिकली यही चीज होता है। तो फिलहाल अभी हमारा ये क्वेश्चन जो था वो अगर मैं देखूं तो दोनों जगह पर 1+i बाई 1 - है, तो इसको मैं i लिख सकता हूँ, मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, i टू द पावर m/2 इज इक्वल्स टू i टू द पावर n/3 विच इज इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करूंगा, i टू द पावर m/n को 1 के बराबर कर दूंगा, और i टू द पावर n/3 को मैं
1 के बराबर कर दूंगा, सॉरी यहाँ पर m/2 है। ओके ठीक है, तो ये चीज अब हमें यहाँ पर m का वैल्यू निकालना है जो कि 1 के बराबर है। तो देखो बेसिकली हम यहाँ पर m/2 को 0 भी पुट कर सकते हैं, बट 0 नहीं हो सकता बिकॉज हमें ये चीज दिया है कि m और n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम m/2 को यहाँ पर क्या मान सकते हैं, m/2 इक्वल्स टू हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, m/2 हमारा कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 2 भी लेता हूं तो वो मेरा -1 दे देगा, बट मुझे 1 चाहिए, तो m/2 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना हो गया, m का जो लीस्ट वैल्यू है, क्योंकि हमें यहाँ पर लीस्ट वैल्यू पूछा है, तो m का जो लीस्ट वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ओके चलो, अब हम यहाँ पर n/3 की तरफ जाएंगे, तो n/3 को हम यहाँ पर किसके बराबर कर देंगे, 4 के बराबर। तो यहाँ से n का जो लीस्ट वैल्यू होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने m और n की लीस्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब सिंपल सा सवाल हो गया कि हमें HCF फाइंड आउट करना है 8 और 12 का। ठीक है, तो 8 और 12 का अगर तुम HCF फाइंड आउट करोगे तो डिवीजन मेथड से अगर फाइंड आउट करोगे तो उसका जो HCF आएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो बेसिकली आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत से बच्चे यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में ही टाइम लगा देते हैं, जिसके कारण ये क्वेश्चन जो 1 मिनट का है वो क्वेश्चन 3 मिनट्स का बन जाता है। ठीक है, सो ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स। छोटी छोटी चीजें हम अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं, तो आराम से तुम लोग फिट कर लो। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स हमें 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें A का पावर 4 कुछ 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ और हमें A11 दिया हुआ है 109। ठीक है, तो हमें A22 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। मैं पहले लिख लेता हूँ कि हमारा A कितना है, x110। ठीक है, अब हमें A का पावर 4 तक पहुंचना है, तो हम सबसे पहले A स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। A स्क्वायर का मतलब है x110 और फिर से x110। ओके चल, अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आएगा x² + 1 और ये वाला आ जाएगा x और ये वाला आ जाएगा x और ये वाला आ जाएगा 1। हमारा A स्क्वायर आ गया। अब अगर हमें A का पावर 4 फाइंड आउट करना है तो हम A स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ इसका मतलब है कि x² + 1 x और 1 और फिर से एक बार x² + 1 x और x और 1, ये हमने 2 बार फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेसिकली देखो बहुत से बच्चे अब यहाँ पर भी क्या गलती करते हैं ना कि वो पूरा मल्टीप्लिकेशन करने लग जाते हैं। नो नीड टू डू दैट। जब A का पावर 4 हम निकाल रहे हैं तो उस चीज को यहाँ पर पूरा मल्टीप्लिकेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना। बेसिकली मेरा मकसद ये होता है कि हम तुम्हें वो चीज बताएं जहां पर हर वो चीज बताना चाहते हैं जहां पर तुम टाइम को बचा पाओ, बिकॉज एग्जामिनेशन में टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो देखो हमें यहाँ पर बात किसका किया गया, 1 1 वाले का और 2 2 वाले का। तो चलो हम सिर्फ 1 1 और 2 2 वाले पे फोकस करेंगे। तो 1 1 मतलब ये पहला वाला पार्ट, तो ये वाला देखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस x² आएगा। ये कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा A22 वाला कितना आएगा, वो तुम अगर देखोगे तो वो आ जाएगा x² + 1। ठीक है, ये जरूर हम फाइंड आउट करेंगे, बट अभी एग्जाम्स के टाइम में व्हाई विल वी फाइंड आउट दिस, टाइम वेस्ट करके क्या लॉजिक है। ओके, अब देखो हमें A11 का वैल्यू कितना दे रखा था, 109। इट मींस कि x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस x², इसकी वैल्यू 109 है। चलो इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x का पावर 4 + 3x² -108 इक्वल्स टू 0। अगर तुम इसे बाई क्वाड्रेटिक ऐसे मिडिल टर्म फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा x² + 12 और x² -9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x² का वैल्यू -12 आएगा जो कि कभी पॉसिबल नहीं है और x² का वैल्यू 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, x² का वैल्यू 9 आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट क्या करना है, A22 फाइंड आउट करना है। तो A22 हमारा क्या है, A22 का वैल्यू यही है x² + 1, यही A22 है। तो x² का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, दैट इज 9 + 1 विच इज इक्वल्स टू 10। तो हमारा A22 का जो वैल्यू आएगा दैट इज
10 आ गया हमारे इस क्वेश्चन का वैल्यू। तो बेसिकली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जहाँ पर आराम से मार्क्स उठाया जा सकता है और कम टाइम को लगा करके। ये दोनों अगर अपन कैलकुलेट ना करें तो भी अपना काम बन जाता है, क्योंकि हमें A22 को निकालने से मतलब है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन, ये क्वेश्चन हमारा 3 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो देखो, जब भी कभी हमें यहाँ पर साइन इनवर्स वगैरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सवाल है, ठीक है, तो वी विल प्रोसीड विद दिस। तो जब भी हमें ऐसा कुछ दिया रहता है ना, तो देखो बेसिकली हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि साइन इनवर्स में अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स में अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो उसका फॉर्मूला बहुत ही लंबा होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइन इनवर्स 4/5 ये सभी को मैं टैन में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो 2 पाई माइनस, अगर तुम ट्राइंगल बना करके इसे कन्वर्ट करना चाहोगे तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, और साइन इनवर्स को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो वो हम क्या लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट एज टैन इनवर्स ऑफ 4/3। इसको क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स ऑफ 5/12, और इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 16/63। ठीक है, मैं यहाँ पे एक करके भी बता देता हूँ कैसे आता है। देखो, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स 4/5 को एक थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाना चाहिए, 4/5। अब ऐसा करके हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जहाँ यहाँ पर थीटा अगर है तो 4 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, तो ये वाला अपने आप 3 हो जाएगा। मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। बट साइन इनवर्स 4/5 थीटा है, तो यहाँ से थीटा मेरा tan के टर्म्स में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो ये मैंने एक के लिए करा, बाकी सब भी इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 पाई माइनस, अब हम यहाँ पर इन दोनों में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये लगाता हूं तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहने दो, tan इनवर्स 16/63। ठीक है, अब हम फटाफट से इसको अंदर में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, अगर अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 63/16, ये चीज आ जाएगा। अब जैसे ही हमें इधर tan इनवर्स 63/16 दिखा, बच्चे क्या करते हैं कि इधर भी तो tan इनवर्स 16/63 है। ठीक है, तो वी विल व्हाट वी विल डू कि इस tan इनवर्स को मैं लिख दूंगा cot इनवर्स 63/16। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स थीटा या tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ये हमें पता है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, अगर दोनों आर्गुमेंट सेम रहता है तो उसकी वैल्यू π/2 होती है। मैंने यहाँ पर ये देखा कि tan इनवर्स 63/16 है और इधर tan इनवर्स 16/63 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कट छट के आ जाएगा π/2, लेकिन इट विल बी बेटर कि अगर मैं tan इनवर्स उतना कैलकुलेशन क्यों करने जाऊँ मैं। ठीक है, मैं tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदल के देख लिया मैंने कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस π/2। 2 पाई माइनस π/2 इज 3π/2। सो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 3π/2। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में बहुत से ऐसे जगह जहाँ पर टाइम हम बचा सकते हैं। एक तो सबसे पहले अगर इसमें हमने डायरेक्ट अगर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो वो बहुत ही भारी मिस्टेक हो जाता है, चीजें और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते चली जाती है। इट विल बी बेटर कि तुम इस तरह के क्वेश्चंस को टैन में कन्वर्ट करके प्रोसीड करो। और यहाँ पर लास्ट में अगर तुम देख रहे हो कि एक दूसरे का जो आर्गुमेंट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इट विल बी बेटर कि तुम एक tan इनवर्स है तो दूसरे को cot इनवर्स में कर लो, बहुत ही इजीली हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग से आया है और जीपी को मिला करके है, जो कि 3 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं बारी बारी से चीजों को निकालूंगा। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो ये हमें एक जीपी है जिसमें पहला टर्म क्या है 1/3 और कॉमन रेशियो क्या है 1/3, और ये इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, a/1 माइनस आर होता है, मतलब 1/3/1 माइनस 1/3, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 0.16
log टू दी बेस 2/5 और यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि 0.16 को ऐसे ही रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। log ऑफ 2.5 को अगर मैं लिखूँ तो ये मेरा क्या लिखा सकता है, 2.5 कैन बी रिटन एज 5/2 और इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 0.16 इसको मैं ब्रेक कर दूंगा ना, log a बाई बी के टर्म्स में अगर मैं ब्रेक करूं तो log 1 टू दी बेस 5/2 माइनस log 2 टू दी बेस 5/2, ये भी मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये log 1 की तो वैल्यू 0 होती है, ये वाली वैल्यू 0 की तरफ चली गई, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या आएगा 0.16 का पावर -1 इंटू log 2 टू दी बेस 5/2, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं देखो इस 16 को मैं 0.16 को मैं खोल देता हूँ तो 16/100 लिखेंगे का पावर -1 और इस पूरे का पावर मैं क्या दे देता हूँ log 2 टू दी बेस 5/2। हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक के ऊपर एक मैं पावर दे दूंगा। अब 16/100 को अगर मैं इसे तो मतलब काटूंगा तो ये आ जाएगा 4/25, ये 4 से कटेगा, ये 25 से कटेगा और -1 पावर है तो इसको रेसिप्रोकेट करके लिख दूंगा डायरेक्टली, मैं 25/4 लिख दिएंगे क्योंकि -1 पावर है और यहाँ से log 2 टू दी बेस 5/2। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, 25/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2 का स्क्वायर log ऑफ 2 टू दी बेस 5/2। अब यहाँ पर ये वाला बेस भी है सेम और ये भी बेस, दोनों बेसेस सेम हो गए, लेकिन ये वाले चीज को यहाँ भेजेंगे तभी मैं आंसर लिख पाऊंगा। मतलब ये बेसिकली देखो ऐसा दिखेगा 5/2 log टू दी बेस 5/2 और ये 4 दिखा, ये दोनों बेसेस अगर सेम हो गए और log भी मेरा फ्री है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 4। सो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करा करके उसके बाद हम देखो तुम लॉग का यूज करा रहा है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत से ये लोग ये सोचते हैं कि लॉग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेसिकली लॉग एक बहुत ही छोटी चीज है जो कि हर चैप्टर में तुम्हें देखने को मिलेगी और ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता चलता है कि जेईई मेंस में लॉग कितना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से पूरे वीडियोस की तरफ जाओ, तुम्हें डेफिनेटली ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस देखोगे तो ये एक लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। पहले मैं 1 माइनस कॉस थीटा, इस हमारे पास एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है। तो मैं इसको तोड़ दूंगा हाफ एंगल फॉर्मूला, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगेन इसको क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा मतलब एक्स स्क्वायर बाई 16 हो गया और नीचे में एक्स का पावर 8 है। अब देखो मैं साइन थीटा बाई थीटा वाला फॉर्मेट बनाऊंगा। 2 इस साइन स्क्वायर को मैं 2 बार लिखता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 और थोड़ा सा दूर करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर बाई 16 और थोड़ा सा दूर करके साइन एक्स स्क्वायर बाई 16 और यहाँ पर नीचे में मैं क्या करूँगा एक्स का पावर 8 रखता हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ पर अगर मुझे साइन थीटा बाई थीटा बनाना है तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर बाई 4 देना पड़ेगा और उस एक्स स्क्वायर बाई 4 को यहाँ से बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इसके नीचे एक्स स्क्वायर बाई 4 देना पड़ेगा और उस एक्स स्क्वायर बाई 4 को यहाँ से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर इसके नीचे एक्स स्क्वायर बाई 16 देना पड़ेगा और उसको यहाँ से बैलेंस करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 16 देना पड़ेगा और यहाँ से उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये बस मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर तुम चाहो तो इसको बहुत ही आराम से कर सकते हो। सीधा साइन स्क्वायर को हटा दो, एक्स स्क्वायर बाई 4 को 2 बार लिख दोगे, बहुत ही कम टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, बट ये चीज मैं समझाने के लिए तुम्हें कर रहा हूँ तो अच्छे से समझ जाओ। तो ये वाली चीज 1 को चली जाएगी, ये वाली चीज भी 1 को चली जाएगी, ये वाली चीज भी 1 को चली जाएगी और ये वाली चीज भी 1 को चली जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास ऊपर में क्या बच गया एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 बचा, फिर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बाई 4 बचा इंटू 2। ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 16 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 16। ठीक है, देखो मैंने बोला था ना अगर तुम डायरेक्टली यहाँ से लिखोगे तो भी तुम्हारा टाइम बचेगा और डेफिनेटली वो टाइम बचा इसमें। देखो कम से कम तो 30 to 40 सेकेंड्स तो लगे ही मुझे, तो वो टाइम बच गया ना। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 8 है, ये भी कट गया यहाँ से। देखो ये 2 और ये 2 4 बनेगा तो यहाँ से कट गया।
अब देखो टोटल क्या लिखा हुआ 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर 4, ओके, उसके बाद इंटू 1/2 का पावर 4। तो बेसिकली यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, x² by 4 का आधा x² by 8 होगा, हियर इट विल बी 8, ज़्यादा कुछ नहीं है, हर जगह पर 8 कर दो, x² by 4 का आधा x² by 8 होता है, ठीक है, ये 8 कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम लोग देख सकते हो कि जब सॉल्व करते टाइम ये सब मिस्टेक्स होना बहुत ही नॉर्मल सा बात है, ठीक है। तो तुम लोग ये सब मिस्टेक्स ना करो तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा 1/2 का पावर 8, मतलब इसको मैं लिखूंगा 2 का पावर -8, ठीक है। अब ये किसके बराबर था, 2 का पावर -k के बराबर, देख लेते हैं एक बार, हाँ 2 का पावर -k के बराबर था, मतलब यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ तो k का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में देखो गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती है, एक तो जो मेरे से गलती हुआ, मैंने x² by 16 लिखा, बट ये गलतियां तुम लोग मत करना, बिकॉज एग्जाम में स्पीड में करते टाइम ये गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद इस वाले स्टेप में, ये सेकंड वाले स्टेप में टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्टली तुम ऐसे लिख दोगे, तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज k = 8 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो बेसिकली आई होप तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो सब तुम्हें पसंद आए होंगे, तुम्हें अच्छे लगे होंगे, और तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार वापस से फिर से सभी स्टार्टिंग से सभी क्वेश्चंस को देख लेना, डेफिनेटली तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप you all have understand this question. Thank you.